देखिए आज का अपना विषय, आज का अपना पाठ है तीसरा, शब्द विचार। पाठ का नाम है शब्द विचार। शब्दों के बारे में आज हम विचार करेंगे कि शब्दों की दुनिया अपनी भाषा में कैसी है, किस तरह से शब्दों का निर्माण होता है, किस तरह से उनका वर्गीकरण होता है, किस तरह से शब्द के भेदों को नाम देते हैं, शब्द की परिभाषा क्या है, इन सब की जानकारी हम पढ़ेंगे शब्द विचार में। वर्ण के बाद भाषा की दूसरी और सर्व प्रमुख इकाई शब्द है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंगों में है वर्ण, शब्द और वाक्य। इन पर विचार किया जाता है। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो यहाँ व्याकरण का जो दूसरा अंग है, पहला तो होता है वर्ण, दूसरा अंग है वर्ण के बाद भाषा की दूसरी और सर्व प्रमुख इकाई है शब्द। शब्द वर्णों के योग से बनते हैं। शब्द किन के योग से बनते हैं? वर्णों के योग से बनते हैं। उदाहरण दिया हुआ है, जैसे एक शब्द है दिल्ली, किन किन वर्णों से मिला है? द, इ, ल, ल, ई। इन शब्दों से, इन वर्णों से मिलकर, इन अक्षरों से मिलकर, 5 अक्षरों से मिलकर क्या बना? एक शब्द। ठीक है, दिल्ली यह एक शब्द है, जबकि इसमें इतने वर्ण मिले थे, 5 वर्ण मिले और शब्द एक मिला। इसी तरह से नागपुर, न, आ, ग, अ, प, उ, र, अ, 8 वर्ण हो गए ना। तो इन सब से मिलकर क्या बना? शब्द बना एक, नागपुर। तो हम देख सकते हैं कि वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। वर्णों को मिलाकर, इनको जोड़कर एक साथ एक श्रेणी का नीचे लिखा जाता है और जब सार्थक होते हैं तो इनको कहा जाता है शब्द। आपने देखा कि उपयुक्त शब्द दिल्ली तथा नागपुर, यह चीज गलत रूप में ले गए हुए हैं क्योंकि तथा आ गया तो इस की जरूरत नहीं थी। विभिन्न वर्णों के योग से बने हैं। ये दोनों शब्द अलग अलग वर्णों के योग से बने हैं। यदि इन वर्णों का क्रम आगे पीछे हो जाए तो शब्द नहीं बनेंगे। जैसे अब इनका अगर हम क्रम बदल दें, जैसे इसको इधर इस तरह से कर दें, क्रम बदल दें इनका, तो ये सार्थक शब्द नहीं रह जाएगा। जैसे ल को पहले ले लिया, ई, द, ई, तो इस तरह से ये शब्द और यह शब्द निरर्थक हो गया। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता, सार्थक नहीं है, इस वजह से आप इसको शब्द नहीं कह पाएंगे। इसी तरह से यहाँ भी बदल के देखा, गनारपू, ऐसा भी कोई शब्द नहीं सुना आपने, तो ये निरर्थक शब्द हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस तरह से ध्यान रखें, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वर्णों का, वही शब्द कहलाता है, व्यवस्थित और सार्थक समूह। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये क्या है इसकी परिभाषा, शब्द की परिभाषा। ये तो थी शब्द के बारे में थोड़ी सी जानकारी। वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाता है। वाक्य में जब प्रयोग हो जाता है क्या कहलाता है? शब्द पद। ऐसे खुला जो लिखा हुआ है क्या है? शब्द, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग हो गया तब क्या कहलाएगा? पद। शब्द के भेद, अब शब्द के बारे में ये तो साधारण सी जानकारी थी। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, उसकी जानकारी। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। शब्दों के भेद सीधे सीधे हम ऐसे ये नहीं पढ़ेंगे कि कोई शब्दों के इतने भेद होते हैं। पहले हमें पढ़ना होगा शब्दों के भेद करने के लिए आधार, किन किन आधार पर शब्दों के भेद किए जाते हैं। तो पहला आधार होगा अपने सामने, रचना के आधार पर शब्द भेद। पहला कौन सा आधार है? रचना के आधार पर शब्द भेद। उसकी जो रचना है, जो उसकी बनाने का कार्य क्रिया है, उसके अनुसार जो आधार के भेद किए जाते हैं रचना के आधार पर। जैसे रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद। शब्द की जो बनावट है, किस तरह से बना है शब्द, किन किन चीजों को मिला के बनाया गया है, तो उसके आधार पर 3 भेद किए जाते हैं और वे हैं रूढ़ शब्द। पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द। वे शब्द, रूढ़ की जानकारी देते थोड़ा सा, रूढ़ कौन सा होता है? वे शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में हमेशा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं। ऐसे शब्द जो हमेशा से एक प्रचलित अर्थ अपना रखे हुए हैं, हमेशा से एक सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हैं, तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? मूल रूढ़ शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल शब्द भी कह सकते हैं या रूढ़ शब्द भी कहते हैं। जो शुरुआत से केवल उसी अर्थ के लिए बना है, उसके टुकड़े किए जाने पर उसका कोई अर्थ नहीं बनता,
जैसे लड़का, आदमी आदि। अब आदि लगाया है तो फिर ये चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं थी। इनके टुकड़े करें तो टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे लड़का, लड़ या लड़का, कोई भी टुकड़े करें तो कोई अर्थ नहीं होगा। तो यह है पहला, रचना के आधार पर पहला भेद है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द मतलब वे शब्द जो प्रचलित हैं, शुरू से प्रचलित हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हैं, और इनको तोड़ने के बाद में उनको खंडित करने के बाद कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं मूल या रूढ़ शब्द। फिर है यौगिक शब्द। दूसरा कौन सा है? यौगिक। ठीक है, पहला रूढ़ था। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द, जैसे ये शब्द थे, एक शब्द थे, लेकिन दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं, मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तब होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। जैसे जल एक अलग से शब्द है, आप जानते हैं, पानी का पर्याय। वायु हवा का पर्याय है। ये दोनों शब्द साथ में मिले और एक शब्द बना दिया जलवायु, वातावरण, जलवायु। तो आपने देखा कि शब्द दो थे, दोनों सार्थक शब्द थे, दोनों का अलग अलग अर्थ था, लेकिन इन दोनों को मिलाकर एक शब्द का नीचे लाए, एक शब्द बन गया जलवायु। या जैसे राज अलग शब्द है, कुमार अलग शब्द है, दोनों का अर्थ होता है, लेकिन दोनों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो शब्द बना राजकुमारी। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द, मतलब योग शब्द होते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना, मिलना। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है, उस बनाए हुए शब्द को हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। फिर होता है योग रूढ़। तीसरे क्रम पर आता है योग रूढ़। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द। हालांकि इनकी परिभाषा अलग मिलती जुलती है, पर इनमें भी ये लिखा हुआ दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द, तो यहाँ भी लिखा हुआ दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द, लेकिन जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलकर बनते हैं तथा कोई विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। तो जैसा शब्द दिख रहा है वैसा अर्थ न निकल के उसका कोई अलग अर्थ निकलता है, कोई विशेष अर्थ निकलता है, तब जाकर उनको कहते हैं हम योग रूढ़। जैसे जल एक शब्द है, पानी का पर्याय है, और जय जल मतलब उसको नहाना, जन्म लेना, तो शब्द बना जलस। जलस शब्द का अर्थ है कमल, तो एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो गया जलस। फिर दूसरा जैसे नीलकंठ शब्द का अर्थ है शिव। नीलकंठ लिखा हुआ यहाँ जो शब्द है उसके अनुसार उसका अर्थ ना निकल के यहाँ नीलाकंठ हो जिसका शिव। गजानन, गजानन जैसे शब्द का अर्थ है गणेश, जबकि शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और है। यहाँ जल वायु, तो जल का अर्थ जल और वायु का अर्थ वायु ही था, लेकिन यहाँ पर मिलते ही शब्द क्या हुआ? गणेश। तो इस तरह से शब्दों के जो रूप हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के बनाया जाता है, लेकिन फिर उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ अलग हो जाता है। जैसे गजानन, गज का मतलब होता है हाथी, और एक उसमें जुड़ा है आनंद, आनंद का मतलब होता है मुख। दोनों का अलग अलग अर्थ था, इसका अर्थ था मुख, इसका अर्थ था हाथी, लेकिन जब जुड़कर गजानन शब्द बने तो इनका अर्थ क्या हो गया? गणेश। ना तो हाथी रहा न मुख रहा, हाथी मुख भी नहीं बना, अलग अर्थ हो गया है गणेश। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। तो आज हमने जानकारी पढ़ी शब्द विचार में, शब्द की परिभाषा पढ़ी, शब्द की जानकारी, इसकी परिभाषा, इसके जो वाक्य में प्रयोग होने पर क्या कहलाता है? पद कहलाता है। शब्दों के भेद जब करते हैं तो कई आधारों पर भेद किए जाते हैं, जिनमें पहला आधार पढ़ा था हमें रचना के आधार पर शब्द भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो सामान्य प्रचलित अर्थ रखते हैं अपना, और सदा से शुरू से चले आ रहे हैं, और उनको तोड़ने के बाद में कोई उनका अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए इनको कहते हैं रूढ़ शब्द। फिर होता है यौगिक, जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है, जुड़कर बनते हैं, लेकिन उनका अर्थ भी वही रहता है। यौगिक होने के बाद में उनके अर्थ में ज्यादा परिवर्तन कुछ नहीं होता है। फिर योग रूढ़, इसमें भी दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। दो या दो से अधिक शब्द मिलने के बाद में उनका मूल अर्थ न होकर कोई एक विशेष अर्थ बन जाता है, जैसे यहाँ बनाया था। तो इस तरह से विशेष अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। अब देखो आगे जानकारी बाद में लेंगे, आज इतना ही। इसके कोई पुस्तकालय से संबंधित हो देखें।
शब्द को निम्न में कौन परिभाषित करता है? शब्द को कौन परिभाषित करता है? वर्णों का वह समूह जो सार्थक हो। वर्णों का समूह, शब्दों का समूह। शब्दों का समूह कैसे कहेंगे? कुछ शब्द की परिभाषा देंगे तो शब्दों का समूह तो वाक्य बनता है, वर्णों का समूह शब्द बनता है। लेकिन यहाँ सही दिया हुआ वर्णों का वह समूह जो सार्थक हो, क्योंकि वर्णों के समूह का सार्थक होना भी जरूरी है। तो इसके सामने यहाँ हम निशान लगाएंगे। इसी तरह से अगला देखो, रचना के आधार पर शब्द का भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? अब ये तो आपको पीछे पढ़ना पड़ेगा। रचना के आधार पर अभी हमने पढ़े हैं और उसमें से आपको शब्द का भेद निम्नलिखित में से कौन सा, रचना के आधार पर कौन सा भेद पढ़ा था हमने, वह देखना है। निम्नलिखित में प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद कौन सा है? प्रयोग के आधार पर अभी हमने पढ़े नहीं, आगे वाले पढ़े नहीं, पहला और दूसरा करना है अभी आपको। इसमें से भी अभी पढ़े हुए अंश में से जो भी हो, एक दो वाक्य आए हुए हों, उनके सामने सही या गलत का निशान लगाना है। अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत। जो अभी पढ़े हुए में से आए हैं उनको केवल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से आपको ये जो चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये जो यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं इनका कोई महत्व नहीं है, गलत तरीके से दिए हुए। आपको पहला प्रश्न करना है, शब्द किसे कहते हैं? शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर लिखिए। शब्दों के वर्गीकरण के आधार लिखिए। सिर्फ ये प्रश्न इतना काट दो ना, शब्दों के वर्गीकरण के आधार लिखिए। तो शब्दों के वर्गीकरण के लिए जो आधार हैं वे यह आधार हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये 4 आधार पर भेद किए जाते हैं। आगे वाले भेदों के नाम है ये तो सारे भेदों के नाम है। इस आधार पर ये भेद है, इस आधार पर ये भेद है। लेकिन आधार जब पूछे जाएंगे, आधार कौन कौन से हैं? जैसे शब्दों के वर्गीकरण के आधार लिखिए, तो वर्गीकरण के आधार ये हैं, रचना का आधार, उत्पत्ति का आधार, प्रयोग का आधार और अर्थ का आधार। आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ ये पुस्तक कार्य ही करना है और इसमें एक मैंने ये जो दिया है ये आपकी नोटबुक में करने के लिए है और बाकी पुस्तक कार्य में है।